हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एग्ज़ाम फीवर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, साइकोलॉजी का अगला चैप्टर जो कि बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा है, उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। आप लोग भी प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद आंसर खुद देने की कोशिश कीजिए और उसके बाद मैं जो आंसर बताऊंगा आपको उस आंसर से मैच कीजिए। बाद में कमेंट करके मुझे बताइए वीडियो में कि कितने आपके आंसर्स मेरे आंसर से मैच कर रहे थे, यानी कि कितने सही हुए। और साथ ही साथ दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने, निम्न में से कौन सा विकल्प बाल केंद्रित उपागम की विशेषता नहीं है? बच्चे सक्रिय भागीदार होते हैं, प्रत्येक बालक विशिष्ट होता है, प्रत्येक बालक के पास शिक्षा का अधिकार है, या प्रत्येक बालक अपने खुद के पाठ्यक्रम का निर्माण करता है? कौन सा है जो कि बाल केंद्रित उपागम यानी कि शिक्षा की विशेषता नहीं है? बाल केंद्रित शिक्षा या फिर अधिगम को एक बालक के लिए प्राकृतिक प्रक्रिया मानती है, यानी कि जो बाल केंद्रित शिक्षा है वो अधिगम यानी कि सीखने को एक बच्चे के लिए प्राकृतिक प्रक्रिया मानती है। या फिर दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि एक बालक दैनिक गतिविधियों से बहुत कुछ सीखता है जिससे उसका सही विकास हो सके। तो कहने का मतलब है कि बाकी के 3 ऑप्शन तो उसकी विशेषता हैं, लेकिन चौथा ऑप्शन है कि प्रत्येक बालक अपने खुद के पाठ्यक्रम का निर्माण करता है, ये ऑप्शन सही नहीं है। यही ऑप्शन सही है, यानी कि ये विशेषता नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे अभी, निम्न में से किसका उद्देश्य एक लोकतांत्रिक समाज में विचारों और गतिविधियों द्वारा स्कूलों को अधिक प्रभावशाली बनाना है? मानवतावादी शिक्षा, रचनावादी शिक्षा, क्रमिक या प्रगतिशील शिक्षा, या फिर मॉन्टेसरी शिक्षा? इन चारों में से किसका उद्देश्य है कि हमारा जो लोकतांत्रिक समाज है उसमें विचारों और गतिविधियों द्वारा स्कूलों को बहुत ज़्यादा प्रभावशाली बनाना? इसका ऑप्शन नंबर 3 है क्रमिक या प्रगतिशील शिक्षा। जो क्रमिक शिक्षा है वो परंपरागत शिक्षा से अलग होती है, और जो बाल केंद्रित अधिगम है वह क्रमिक शिक्षा की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। तो जो बाल केंद्रित शिक्षा ही आजकल ऐसी जो शिक्षा है जिसका उद्देश्य है कि विचारों और गतिविधियों के द्वारा स्कूलों को प्रभावशाली बनाना, इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, क्रमिक या प्रगतिशील शिक्षा। समझ गए आप ये ऑप्शन क्यों हुआ? क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 3 सही हुआ। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा कथन क्रमिक शिक्षा से संबंधित है? शिक्षक सूचना और प्राधिकार के जनक होते हैं, ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव तथा सहयोग में माध्यम से उत्पन्न होता है, परीक्षा नियम केंद्रित और बाहरी होती है, शिक्षा अध्यापक केंद्रित होती है। इनमें से कौन सा कथन क्रमिक शिक्षा से संबंधित है? चारों कथन को आप सावधानी से पढ़ें फिर बताएं। क्रमिक शिक्षा एक ऐसे अधिगम पर केंद्रित है जो प्रयोगात्मक और सहयोगात्मक दोनों होता है। समझ रहे हैं आप? जो क्रमिक शिक्षा है वो एक ऐसे अधिगम पर केंद्रित होती है जो प्रयोगात्मक और सहयोगात्मक। तो यहाँ पर कहाँ मिलेगा आपको? यानी कि जो ये लाइन है सेकंड ऑप्शन, ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग के माध्यम से उत्पन्न होता है, यानी कि तीसरे का ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, स्कूलों में बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? बच्चों में संप्रेषण कौशल का विकास करना, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, पाठ्य पुस्तकों को रटना, विद्यार्थियों को व्यावहारिक जीवन के लिए तैयार करना। तो क्वेश्चन नंबर 4 को अगर आप देखेंगे तो बाल केंद्रित शिक्षा जो होती है न केवल बालकों की शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करती है बल्कि उनकी अन्य आवश्यकताओं का भी ध्यान रखती है, जैसे कि सामाजिक और संवेगात्मक आवश्यकताएं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 को समझिए कि विद्यार्थियों को व्यावहारिक जीवन के लिए तैयार करना, यही होता है बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य, ना कि ओनली शिक्षा देना या पढ़ाना। 4 का ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा कारक बाल केंद्रित शिक्षा का आधार है? व्यक्तिगत विभिन्नता, बाल अधिकार, मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009, या सभी बालक सभी प्रकार के समान होते हैं। तो बाल केंद्रित शिक्षा का आधार क्या है इन चारों में से, वो आपको बताना है। बाल केंद्रित शिक्षा यहाँ पर स्पेशली एक बच्चे के बारे में दी गई है कि प्रत्येक बच्चे को केंद्र में रख करके शिक्षा बनाई है। तो उसका आधार क्या होगा? व्यक्तिगत विभिन्नता, यानी कि प्रत्येक बालक की सीखने की जो दर होती है वो अलग अलग होती जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा द्वारा इस समस्या को व्यक्तिगत रूप से हल किया जा सकता है, तो इसीलिए आधार होगा व्यक्तिगत विभिन्नता। 5 का ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे अभी, बाल विकास एक क्षेत्र है जिसमें मानव मूल्यों में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, एक व्यक्ति के जीवन भर के व्यवहार की व्याख्या की जाती है, बच्चों के व्यवहार की तुलना वयस्कों के व्यवहार से की जाती है, और संज्ञानात्मक, सामाजिक और दूसरी योग्यताओं के संबंध में
एक बालक के निरंतर विकास का अध्ययन करता है। तो बाल विकास एक क्षेत्र है जिसमें क्या होता है आपको उसके बारे में बताना है। तो बाल विकास को मानव की शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक स्थितियों की वृद्धि के रूप में हम परिभाषित कर सकते हैं, यानी कि संज्ञानात्मक, सामाजिक और दूसरी जो योग्यताएं हैं जैसे कि मानसिक, ये जो स्थिति है इनकी वृद्धि के रूप में भी हम बाल विकास को बोलते हैं कि जब इनमें विकास होता है यानी कि बालक का विकास हो रहा है और ये जीवन भर चलने वाली, निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। तो यहाँ पर ये क्या दिया चौथे ऑप्शन में, संज्ञानात्मक, सामाजिक और दूसरी योग्यताओं के संबंध में एक बालक के निरंतर विकास का अध्ययन करता है बाल विकास। तो 6 का ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस आयु में बच्चे आकार, वजन, रंग, समय आदि के विभिन्न पहलुओं को पहचानने लगते हैं? कौन सी आयु में? 6 माह में, 4 माह में, 2 माह में या फिर 8 माह में? किस वर्ष के बच्चे 6 वर्ष, 4 वर्ष, 2 वर्ष या 8 वर्ष, किस वर्ष के बच्चे आकार, वजन, रंग ये सभी जो पहलू हैं इनको पहचानने लगते हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा कि 6 वर्ष की आयु तक बच्चे उच्च और निम्न, भारी और हल्के, तेज और धीमा, ये जो चीज़ें होती हैं इनके बीच के अंतर को पहचानने लगते हैं और वह वातावरण का अन्वेषण करना, कैसे और क्यों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देना शुरू कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है अभी, विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियाँ, संगीत एवं नृत्य कार्यक्रम और विद्यालय पत्रिकाओं के प्रकाशन का उद्देश्य है विद्यालय के नाम को स्थापित करना, अभिभावकों को संतुष्ट करना, शिक्षार्थियों के लिए एक सृजनात्मक मार्ग प्रदान करना और विद्यार्थियों को विभिन्न व्यवसायों के लिए तैयार करना। तो विज्ञान में जो कला प्रदर्शनी, संगीत और नृत्य कार्यक्रम और विद्यालय पत्रिकाओं के प्रकाशन का क्या उद्देश्य होता है इन चारों में से? विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियाँ, संगीत एवं नृत्य कार्यक्रम और विद्यालय पत्रिकाओं का प्रकाशन ऐसी गतिविधियाँ हैं जहाँ विद्यार्थी अपनी रचनात्मकता को दिखा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 में क्या दिया है? शिक्षार्थियों के लिए एक सृजनात्मक मार्ग प्रदान करना। 8 का ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 9, विद्यार्थी केंद्रित कक्षा में शिक्षिका अधिगम सहायता करने के लिए विद्यार्थियों में अधिक अंक प्राप्त करने की प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करेगी। वह अपने विद्यार्थियों से जो कुछ करने की उम्मीद रखता है उसका उदाहरण देकर उसके बाद सीखने के लिए उन्हें निर्देश देगी। ऐसी विधियां प्रयोग करेगी जिसके द्वारा अधिगमकर्ताओं को अपने अधिगम में प्रोत्साहन मिलेगा। या फिर महत्वपूर्ण तथ्यों की व्याख्या करने के लिए व्याख्यान विधि का प्रयोग करेगी और उसके बाद उनके ध्यान का परीक्षण करेगी। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बताना है कि जो बाल केंद्रित कक्षा होती है उसमें शिक्षिका इन चारों में से क्या करेगी। जो विद्यार्थी केंद्रित कक्षा होती है उसमें विद्यार्थियों को कठिन मेहनत करने के लिए प्रेरित करती है शिक्षिका। यह जो कुछ वे सीख रहे हैं या जिस प्रकार से सीख रहे हैं उसे प्रतिबिंबित करती है और वह उन्हें अधिगम प्रक्रिया पर नियंत्रण प्रदान करते हुए अभिप्रेरित करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 है कि ऐसी विधियाँ प्रयोग करेगी जिनके द्वारा अधिगमकर्ताओं को अपने अधिगम में प्रोत्साहन मिलेगा। इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से किस चिंतक ने बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किया? B.F. स्किनर, जॉन डीवी, एरिक एरिक्सन और चार्ल्स डार्विन। तो बाल केंद्रित शिक्षा या बाल केंद्रित उपागम जो कि बालक की आवश्यकताओं और उसके हितों पर बल देती है। तो प्रसिद्ध अमेरिकी दार्शनिक थे जॉन डीवी। जॉन डीवी कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर 2 में देखिए। जॉन डीवी ने बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली का समर्थन किया था। उनका मानना था कि एक बालक जब क्लास में एंट्री करता है या प्रवेश करता है तो उसका मन एक खाली स्लेट नहीं होता। बच्चों को उनके वातावरण की खोज करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो 10 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों इन 10 क्वेश्चनों में आपने कितने आंसर सही दिए आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अगला चैप्टर बुद्धि निर्माण और बहुआयामी बुद्धि हम अगले वीडियो में देखेंगे। उससे संबंधित क्वेश्चंस को देखेंगे। आप लोग ज़रूर देखिए। धन्यवाद दोस्तों।